नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। वेस्ट यूपी में पहले चरण के चुनावी रण में योगी के 9 वजीरों पर कमल खिलाने की चुनौती रहेगी। बतौर कैंडिडेट जीत दर्ज कर उनको सियासी चक्रव्यूह भी भेजना होगा। हालांकि बदले हुए हालात में इस बार चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला। अग्नि परीक्षा से उन्हें गुजरना ही होगा। दरअसल वेस्ट यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण के तहत 10 फरवरी को मतदान होने हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का इन सीटों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। इन 58 में से 53 सीटों पर कमल खिला था, हर कोई जानता है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को 2-2, राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट हाथ लगी थी। इस बार सपा और आरएलडी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। वेस्ट यूपी की सियासी उर्वरा भूमि में 53 सीटों पर कमल खिलाने वाले विधायकों में से बतौर तोहफा बीजेपी ने 9 को मंत्री पद सौंप दिया था। फिलहाल बीजेपी के 9 मंत्री सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल, दिनेश खटेक, अतुल गर्ग, अनिल शर्मा, जीएस धर्मेश, श्रीकांत शर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी और पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह को फिर से कैंडिडेट बनाया गया। फिर से इन पर विश्वास जताया गया। ऐसे में इन सभी मंत्रियों का इस चुनावी चक्रव्यूह को भेदना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं कहा जा सकता। वेस्ट यूपी की बात करें तो 2014, 2017, 2019 के चुनाव में बीजेपी का साथ देने वाले जाट मतदाताओं में किसान आंदोलन की वजह से इस बार सत्तारूढ़ दल से नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां दंगा, पलायन, गुंडाराज, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और जिन्ना न जाने क्या क्या, इन तमाम मसलों को फिर से हवा देकर माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी है। लेकिन एसपी और आरएलडी गठबंधन की तरफ से भाजपा बनाम भाईचारा का नारा दिया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और गन्ना किसानों के मुद्दों को उठाया जा रहा है। साथ ही किसान 2022 तक अपनी आय दोगुनी करने, आवारा और छुट्टे पशु के फसलों की बर्बादी रोकने का वादा पूरा नहीं होने, महंगी बिजली होने और पुराने ट्रैक्टर्स नहीं चलने देने को लेकर मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। वहीं गठबंधन खेती के लिए मुफ्त बिजली का वादा करके और परेशानी को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। खुद के ही क्षेत्र में मांग के मुताबिक विकास नहीं करा पाने को लेकर भी इस बार वोटर मंत्रियों के सामने नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वेस्ट यूपी में फिर से खिल पाएगा कमल? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। कुछ गंभीर सवाल जिनके आज हम खोजेंगे जवाब। मसलन क्या योगी के 9 वजीर विपक्ष को कर पाएंगे धराशाही? जिन 9 वजीरों पर, यानी कि जो पहले विधायक जीते थे, उन्हें मंत्री पद दे दिया गया और अब एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया गया है, उनके काम पर विश्वास जताया गया है, उनके दम पर विश्वास जताया गया है। क्या वो इस बार कामयाब हो पाएंगे, बीजेपी को जीत दिलवा पाएंगे? जाटलैंड में कौन बनेगा सिकंदर? पश्चिमी यूपी मतलब जाटलैंड, क्या इतिहास दोहरा पाएगी यहां बीजेपी? 58 में से 53 सीटें जीती थी पिछली दफा, इस बार क्या होगा? सबकी निगाहें बनी हुई है। क्या चक्रव्यूह के इस गठबंधन के चक्रव्यूह को बीजेपी तोड़ पाएगी? क्या वेस्ट यूपी में फिर से कमल खिला पाएगी? क्या गठबंधन बढ़ाएगा बीजेपी की मुश्किलें? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सपा नेता पुष्पेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी मौजूद है, आपका भी कौशिक साहब बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कौशिक साहब आप ही के विश्लेषण के साथ, आप ही के आंकलन के साथ, क्या लग रहा है, क्या इन 9 चेहरों के दम पर, या यूं कहा जाए इन 9 वजीरों के दम पर 2022 का ये रण भारतीय जनता पार्टी वेस्ट यूपी में जीत पाएगी? उत्तर प्रदेश में क्या एक बार फिर से वो कमाल दिखा पाएगी जो 2017 में दिखाया था? देख, ये तो अभी शिल्पा हम नहीं कह सकते हैं कि स्थिति क्या है। ये तो जब मोहर लगा देंगे लोग तब पता चलेगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा उस क्षेत्र की जनता को कि जहां 53 जिस क्षेत्र ने एमएलए दिए उसमें से लगभग 2 मंत्री बनाए, और तुलना करनी पड़ेगी उस क्षेत्र की जनता को कि जहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही और भाजपा की सरकार रही।
इन तीनों सरकारों में सबसे अधिक सुरक्षित किसने कहाँ महसूस किया गया, सबसे ज़्यादा रोजगार किसने दिए, सबसे ज़्यादा रोड किसने बनाए, इन सब चीज़ों की समीक्षा करने के बाद ही मुझे लगता है कि जनता वोट करेगी। लेकिन ये प्रदेश का आप दुर्भाग्य समझिए इसको कि जब 2007 में जब सरकार आई बहुजन समाज पार्टी की, तो मुख्यमंत्री के ऊपर एक ठप्पा लगा कि वो किसी जाति विशेष के लिए काम कर रही हैं। फिर 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, वहाँ भी ठप्पा लगाया गया जनता के द्वारा कि वो भी किसी न किसी विशेष जाति को लेकर के अग्रेसिव रहते हैं, कहीं न कहीं उस जाति को लेकर के पोस्टिंग और तमाम चीज़ें जो रहती हैं, जहाँ ठेके वेके ये सब चलता है जो प्रदेश लेवल की राजनीति में, वो सब वहाँ दिखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उससे पीछे नहीं रही। इन्हीं के भी मुख्यमंत्री पर ठाकुरवाद का आरोप लगा और इस बात की चर्चाएं हैं कि जहां भी जितना भी आशीर्वाद मुख्यमंत्री के माध्यम से मिला वो अधिक से अधिक ठाकुरों को मिला। ये विपक्ष और सरकार के बीच में जो टकरार दिख रही है, जो संगठनों में टकरार दिख रही है, ये सारी चीजें जनता के बीच जो चर्चा है वो निकल के आई। अब इसका प्रदेश को भी ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिलेगा जिसके ऊपर आरोप न लगे कि वो किसी जाति विशेष के लिए काम कर रहा है या जनता के लिए काम कर रहा है। और दूसरा, जिस क्षेत्र की आप बात कर रही हैं कि जहां 2013 के दंगों के बाद 2014, 17 और 19 के जो चुनाव हुए, उसमें भाजपा को बड़ा बहुमत के साथ उस क्षेत्र की जनता ने, पश्चिम की बात करें तो बड़ा पूर्ण बहुमत दिया, समर्थन दिया। और 2013 में जो दंगे हुए, मैंने कहीं ये नहीं सुना कि वो किसानों के बीच का दंगा है। हर जगह आरोप लगा हिंदू मुस्लिम दंगा है, जाटों के मुसलमानों के बीच की लड़ाई है। किसी भी संगठन ने आकर के ये कह दिया होता उस समय कि नहीं किसानों के बीच का, जिस तरीके से अभी कह रहे हैं ना कि नहीं कोई जाट नहीं होगा, कोई हिंदू नहीं होगा, सब भाई भाई है, उस समय भी किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने, नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये जाके कहा होता इस पश्चिम में जाकर के कि नहीं, एक ही समुदाय के बीच की बात है, किसानों के बीच की बात है, मिल बैठ के बात कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव में जो बात चल रही है, जाटों के और मुसलमानों के बीच की जो बात चल रही है, वो सशक्त मुझे लगता लोगों को लगता। हाँ। लेकिन 3 चुनाव के बाद जो स्थिति बनी, आज आप कह रहे हैं कि नहीं सब हम किसान एक हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। और जहां राष्ट्रीय लोकदल की बात है, 2013 के दंगों में मुझे नहीं लगता कि जयंत जी कहीं दिखाई हुआ दिए थे। किसी क्षेत्र का दौरा किया हो, किसी संगठन के बीच में जाकर के उन्होंने वार्ता की हो। 2013 में बिल्कुल मुझे लगता है नदारत रहे। और उस समय एक बड़े चैनल के पत्रकार ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाटों का ठप्पा नहीं चाहिए, मैं इससे आगे बात करना चाहता हूं। जब आप जाटों के हित की लड़ाई नहीं लड़ पाए, आज आप उनको कैसे कर रहे हैं। और ये दूसरी एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको शिल्पा, ये समझना पड़ेगा कि आप समझौता जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक कार्यकर्ताओं के बीच के दिल नहीं मिलेंगे, मन नहीं मिलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। 2019 में आपने सपा बसपा के गठबंधन को देख लिया, लेकिन इसके लिए कार्यकर्ता तैयार नहीं थे उस गठबंधन के लिए। आपने ऊपर ऑफिसों में बैठ करके गठबंधन कर लिया और उसका रिजल्ट सपा और बसपा ने देखा। कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हुआ, वो भी देखा। तो जब तक आप अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लेंगे, कार्यकर्ताओं को दुख दर्द को आप नहीं समझोगे, मिलके जमीन पे बैठ के आप गठबंधन की रूपरेखा तय नहीं करोगे। ये परिस्थितियां बीजेपी के लिए इस जंग में किस तरह की जमीन उत्पन्न कर रही है, किस तरफ इशारा कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कहां कैसे क्या होगा, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जनता को ये समझना पड़ेगा कि यदि आपके बीच में बैठ करके यदि आपने उस गठबंधन की रूपरेखा को तय नहीं किया है, तो ये राजनीतिक दल के लोग समझ लें कि वो गठबंधन चलता नहीं है जब तक आप अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के बात नहीं करेंगे। आप देखिए ना, तमाम कार्यकर्ता नाराज हैं। आप जो प्रत्याशी 2013 के दंगों के रहे, जहां जिनका नाम था, बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, जहां कोर्ट ने भी उनके खिलाफ NPW जारी किया, उन लोगों को टिकट आपने दे दी। और इस तरीके के वीडियो पश्चिम से निकल के आ रहे हैं कि भूसा भर देंगे, कि गर्मी उतार देंगे, कि चर्बी उतार देंगे। ऐसी वार्ता होने लगे, अभी तो दंगा ही नहीं हुआ और केवल आप इलेक्शन में ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उस समय दंगों की जब स्थिति, मैं गया हूं फील्ड में जाकर के, मैंने देखा है उन 40,000 लोग जब वहां से पलायन कर गए तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये जनता को तय करना है कि आखिर में वो जो लोग जो बाहर गए, क्या उनको बसाने की दोबारा बात की? क्या जो मर्डर हुए उनको क्या मुआवजा देने की बात की? या उन दंगों का आखिर में जिम्मेदार कौन था, इसकी बात की? इसमें मैं बीजेपी से भी सवाल पूछता हूं कि 5 साल आपकी सरकार रही, उन 5 साल में जिस विश्वास के साथ उस पश्चिम के क्षेत्र के लोगों ने समर्थन दिया, क्या उसके साथ क्या आप न्याय कर पाए? इस बात का जवाब भी बीजेपी। लेकिन बीजेपी तो यहाँ पर दावा ठोकती है
कि हमने हर संभव तरीके से वहां पर लोगों की मदद की, उन्हें वापस लाने में मदद की, और इसी वजह से तो अमित शाह ने कैराना से अपने प्रचार प्रसार की शुरुआत की इसी दम पर। नहीं, देखो, पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं से तो अमित शाह जी को, योगी जी को जाना ही था। लेकिन अमित शाह मुझे लगता है कि इस चुनाव से पहले भी जाते, ठीक है, तो लगता कि हाँ उनके दुख दर्द की बात हो रही है। केवल चुनाव के समय पर जो नेता जाते हैं तो लगता है कुमार राजनीति हो रही है। चलिए ठीक है, रमाकांत जी, मंत्रियों का यह मास्टर प्लान और इस मास्टर प्लान के दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी के इस रण में इतिहास को दोहरा पाएगी? देखिए शिल्पा जी, मैं ये चीज यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी मैं सुनील जी की बातें बिल्कुल सुन रहा था, और निश्चित तौर पर जैसे पश्चिमी यूपी में जैसे अभी अब 58 में से हमें 53 सीटों पर जिस तरह से पिछले विधानसभा में हमें जीत मिली थी, 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इन्हीं मतदाताओं ने हमें झोली भर के वोट दिया था। और जहां पर विपक्षियों द्वारा जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जो कि हमने खाली उसी विषय को उठाया है, दंगा हो, चाहे पलायन हो, चाहे गुंडाराज हो, चाहे मंदिर मस्जिद हो, ये करने की जहां तक जिस तरह से माहौल बनाने की खास करके विपक्षियों ने कोशिश की है, किसान का मुद्दा हो, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि जो विकास हमारा जो पहला एजेंडा है, हम तो यही कहते हैं जो विकास प्रदेश की जो मुख्य धारा में आना चाहिए, वही विकास की मुख्य धारा अभी भी भाजपा अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आ रही है। लेकिन 5 साल आपको परखने के बाद क्या आपको नहीं लगता है अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं? जो दावा आप अभी इस समय कर रहे हैं 2017 के दम पर, ये 2022 है। बहुत सारी शिकायतें, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, बहुत सारी चुनौतियां हैं। निश्चित बात है शिल्पा जी, जब हम चुनाव में जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां होती है, और हमने पिछली चुनौतियां तो देखी हुई है। हमने कोरोना काल में किस तरह से हम लोगों ने कम से कम 3 साल से कोरोना की वजह से हम लोग किस तरह से दो चार हुए हैं समस्याओं को लेकर के। लेकिन आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति, जब 75 जनपदों में मुख्यमंत्री जी का जब दौरा होता है और वहां पर जब जन समस्याओं को लेकर जब वो खड़े होते हैं और उनके निवारण के लिए जब वो खड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर तब ये लगता है जो कि हाँ, प्रदेश की जो सरकार है वो हमारे प्रति कितनी संवेदनशील है। खास करके विकास के मुद्दे ही नहीं, जब उनके स्वास्थ्य के मुद्दे आते हैं उस समय भी हम देखते हैं जो कि हमारे साथ मुख्यमंत्री खड़े हैं। आप देखेंगे मंडल से लेकर के मंडल स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख तक, इवन कि मैं ये कह रहा हूं जो निचले स्तर के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जाकर के भी हमारे मुख्यमंत्री ने वहां पर जाकर के उन सब सारी संवेदनाओं को देखा है, परखा है, वहां उनसे हालचाल जाना है। तो निश्चित तौर पर ये देखिए, जनता विश्लेषण करने के बाद जैसे 58 में से 53 हमें पिछले बार मिला था, 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, हमें निश्चित तौर पर हमें लोग कहा जा रहा है जो कि हाँ एंटी इनकम्बेंसी होगी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे, बहुत सारी चुनौतियां होगी। देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं तो चुनौतियां तो होती ही है, लेकिन ठीक है, आपको मुताबिक आप पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए ठीक है, पुष्पेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता है। पुष्पेंद्र जी, गठबंधन के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और विकास के अपने एजेंडे के दम पर मुखर नजर आ रही है। किस हद तक आप लोग चैलेंज देने वाले हैं उनको? कितनी बड़ी चुनौती आप लोग पेश करने वाले हैं उनको? अभी बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री जी जो है अपना तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से पूछ के लड़ रहे हैं। पहले तो एक बात बताइए, जब स्वयं मुख्यमंत्री को 3-3 सीटें बदलनी पड़ जाए, वो इनको ये नहीं पता चल पा रहा कि वो चुनाव कहां से लड़ना चाह रहे हैं, कहीं से लड़ रहे हैं, कहीं से कभी कहते हैं हम अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते हैं यहाँ से लड़ेंगे, आखिरकार गोरखपुर जाके लड़ना पड़ा। अपनी सीट के लिए भी उनको जब इतना चैन नहीं हो पा रहा था तो सोच सकते हैं उनका काम क्या होगा। दूसरी बात, अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी के जी हमने किसानों के लिए काम किया। अरे आप लोगों ने अगर किसानों को लेकर काम किया होता तो गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पे 900 से ज्यादा किसान नहीं मरे होते, शहीद नहीं हुए होते। आपके मंत्री के बेटे से उनकी हिम्मत इतनी नहीं बड़ी होती कि वो उनका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाते। अगर आपने विकास किया होता तो गुंडा राज कायम नहीं होता। अगर आपने विकास किया होता तो हाथरस की बेटी को न्याय मिल गया होता।
हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस होटल में जाके व्यापारी को नहीं मारती। अगर आपने विकास किया होता, अगर आपने खुशहाल किया होता तो हमारे किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होते। माननीय अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पहले सिंचाई फ्री करी और जितना भी सिंचाई का बिल था वो सब माफ था। अब हम आने वाले टाइम में भी 300 बिजली हमने फ्री देने के लिए कहा है, राशन फ्री देने के लिए कहा है। वो इसलिए कहा है क्योंकि जो बीजेपी की सरकार से लोग त्रस्त हैं, क्या जो कोरोना काल में इनका फेलियर रहा है, हम लोगों ने, आप यकीन मानिए शिल्पा जी, हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के पालन करते हुए दिन और रात एक करा। आप जाइए, हमारे खुद विधानसभा नोएडा 61 मेरा पड़ता है, वहां पर किसानों का धरना 4 महीने लगातार शिल्पा जी वहां धरना चला। मैं स्वयं उसमें 9 दिन जेल रह के आया और 8 दिन 9 दिन भूख हड़ताल पे रहे। तब जाकर सांसद जी ने कहा जी मैं करवाऊंगा, वो भी कंफर्म कुछ नहीं हुआ, लिखित में दिया गया कि हाँ जी हम करवाएंगे, लोगों को जुमला देके उठा दिया गया। हिसाब देना पड़ेगा शिल्पा जी। इस बार जो बेरोजगारी है हिसाब देना पड़ेगा। जो पेपर लीक होते हैं, बताइए आप लोगों ने तो वो कर दिया कि भैया आप पेपर भरिए, हम लीक करेंगे। आदमी अपना फॉर्म भरेगा, वो लगता है जवानी में भरेगा, बुढ़ापे में जाके पेपर देगा और पता नहीं कब जाके नौकरी करेगा। अरे भाई, जब आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं, आपके बार बार पेपर लीक, ये फेलियर किसका है? सरकार का फेलियर नहीं है तो बताइए किसका फेलियर है? आप लोग शिक्षकों को भर्ती नहीं करा पा रहे हैं, जो अपना न्याय मांगे उस पर आप गुंडा लगा दे रहे हैं। लेकिन आज आपने सुना होगा नामांकन के बाद गोरखपुर में सीएम योगी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने सैफई महोत्सव का जिक्र किया और कंपेयर किया अपने दीपोत्सव से। उन्होंने गुंडा राज का जिक्र किया, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सपा के समय क्या कुछ हुआ करती थी और आज की तारीख में योगी सरकार के आने के बाद क्या कुछ उसकी स्थिति हुई है, किस हद तक लोगों को राहत प्रदान की गई है गुंडागर्दी से, इस बात का बार बार जिक्र होता है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, उनका जल्दी जल्दी मैं अपनी रिमार्क ले लूं। हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी भी जुड़े हुए। रोहित जी, बीजेपी का कहना है कि भाई लोग 8 लोगों की सच्चाई जानते हैं, ठीक है, सपा आरएलडी इस बार गठबंधन में आए हैं, गठबंधन में तो आ गए हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे आप लोगों पर क्योंकि वो आप लोगों की हकीकत जानते हैं, अलग अलग आपको परखा हुआ है। देखा है, पूरी तरीके से देखा है किस तरीके से 5 साल तक इन्होंने जनता का शोषण करने का काम किया, किस तरीके से किसान आंदोलित रहा और भारतीय जनता पार्टी सोती रही, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कुचलने का काम किया। इनके गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचलते हैं और ये आराम से बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं। किस तरीके से इन्होंने जनता के सरोकार का एक भी काम पिछले 5 साल में नहीं किया। कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर की लाइन में, अस्पतालों की लाइन में, दवाइयों की लाइन में, यहां तक कि शमशान की लाइनों में इन्होंने जनता को लगवाया है। जनता खुद तैयार है, जनता ईवीएम की लाइन में लग के भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने जा रही है। स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं तो उसके बाद इनको जनता खदेड़ रही है, जनता इनका विरोध कर रही है, इनसे पूछ रही है 5 साल तक कहां पे मलाई चाट रहे थे सत्ता की, उसका जवाब जनता पूछ रही है। अब स्थिति ये हो गई, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कुछ पेड सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार बना के टीवियों पे बैठाते हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं और जिनको सिर्फ और सिर्फ पलायन और जिन्ना और उनका नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं वो, और दंगों की बात करते हैं वो, जो कि 2013 में हो चुके हैं। और देश के अंदर मुझे लगता है कोई भी सरकार अगर जो सामाजिक खाई है उसको पूरे भरने का काम करना चाहिए, ना कि उस सामाजिक खाई को बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगर कोई भी दर्द है किसी का भी तो उसको कुरेदने का काम नहीं करना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों की बात करके, जिन्ना की बात करके वहां के दर्द को कुरेदने का काम करती है। मैं आपको बता दूं, जिन्ना से कोई सरोकार किसी राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी का नहीं है, पर जिन्ना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दामाद हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बार उनको चुनाव के अंदर लेके आती है, तो मुझे लगता है शायद खातिरदारी करने के लिए लेके आती होगी। और अब की वो ना जिन्ना चलना है, ना धर्म के नाम पे राजनीति चलनी है, और ना इनके जो पेड वरिष्ठ पत्रकार नैरेटिव सेट कर पाएंगे। मैं बिल्कुल अपोज करूंगा, मैं बिल्कुल विरोध करूंगा रमाकांत जी का, ठीक है, सुन तो लीजिए, ठीक है रमाकांत जी, दरअसल वो कह रहे हैं सर सवाल दरअसल इस बात का है कि दंगे की आप लोग बात करते हैं, जिन्ना की आप लोग बात करते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं जो कि बीजेपी के दामाद हैं, ये बहुत गलत बात है। ये अपनी बात वापस करेंगे। क्यों करें?
लालकृष्ण आडवाणी का क्यों गए थे मजार में, बताओ। लेकिन भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना होगा सर। और प्लीज मैं सभी से दरख्वास्त करूंगी, जितने भी पैनल में लोग बैठे हुए हैं, किसी के ऊपर भी पर्सनल अटैक करने से बचें। किसी के खिलाफ अगर आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए प्लीज। इस मंच पर इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है, प्लीज सर, वन बाय वन। भाषा की मर्यादा ठीक है, मूल मुद्दे पर आते हैं, मूल मुद्दे पर आते हैं सर। ये जनता की गर्मी निकाल देंगे। भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। आप बताएंगे कि देश के अंदर निचले स्तर पे आप उतर रहे हैं। आप दलित के घर में खाना खाने को निचला स्तर बताएंगे, अरे भाषा निचला क्षेत्र बताएंगे। आपको शर्म नहीं आती है रमाकांत जी? आपने अभी कहा कि दलित क्या जाना, निचले स्तर पे उतर के हमने समस्या को देखा है। आप दलित के घर को खाना खाने को निचला स्तर बता रहे हैं। ये आप लोगों के दामाद हैं, सुनने की क्षमता रखिए, जिन्ना आप लोगों के दामाद हैं। ठीक है सर, सफाई होगी आप सभी की। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता। प्रदीप जी, यूपी के चुनाव में दंगे का जिक्र हो रहा है, जिन्ना का जिक्र हो रहा है, कोई गन्ने का जिक्र करता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रदीप सिंह 1947 के बाद हमें तो याद आए नहीं, आपको ही याद। ठीक है रोहित जी, आगे बढ़ते। रोहित जी और भी मेहमान जुड़े हुए सर, सबका वक्त महत्वपूर्ण है। रमाकांत जी प्लीज सर आगे बढ़ते हैं। रमाकांत जी आपस में तू मैं नहीं, समय जाया होता है। प्रदीप सिंह, अच्छा चलो प्रदीप सिंह, सवाल मेरा यह है, उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में दंगे का खूब जिक्र हो रहा है, जिन्ने का जिक्र हो रहा है सर। रोहित जी प्लीज सर आगे बढ़ते हैं सर। अगर आप आपस में उलझे रहेंगे सर, और भी जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका समय वक्त सर, उसकी भी कदर होनी चाहिए। तो फिर एक एक करके प्लीज, एक एक करके रोहित जी 10 सेकंड आपके पास। होना चाहिए। रमाकांत जी मैं बोलता हूँ जिन्ना मुर्दाबाद, एक गोडसे मुर्दाबाद का जरा नारा लगा दो भाई। गोडसे मुर्दाबाद बोलो रमाकांत जी। नहीं यहाँ पर क्या हुआ? ठीक है सर, मुद्दे से नहीं भटकना, कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। प्रदीप सिंह, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो यूपी के चुनाव में कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में इस समय दिखाई दे रही है सर? 10 फरवरी बेहद नजदीक, शुरुआत हो चुकी है सर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को कितनी मजबूत स्थिति में पा रही है इस समय, और यूपी के चुनाव में जो मेरा आपसे सवाल था, जो आवाज दब गई थी रमाकांत जी और रोहित अग्रवाल जी की आवाज के पीछे, वो ये था कि भाई यूपी के चुनाव में दंगे का जिक्र हो रहा है, जिन्ना का जिक्र हो रहा है, गन्ने का जिक्र कब होगा और कौन करेगा, कि उसकी बात क्यों नहीं होती? देखिए उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ किराएदार तो आते हैं और 10 मार्च को जो ये चुनाव समाप्त होगा, ये किराएदार वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं, जब दंगों का जिक्र होता है तो आप 2018 के दंगे का जिक्र क्यों नहीं करते? 2017 के दंगों का जिक्र क्यों नहीं करते? आप बताइए, कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी या नहीं हुई थी? और हिंसा के आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी के कबीना मंत्री जाके उनको सम्मानित कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? आप बताइए 2017 में अब एक दलित नौजवान अपनी शादी में घोड़ी पे चढ़कर जाता है और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसे पीट कर लहूलुहान कर देते हैं। पूरे प्रदेश के लोग जब उसके समर्थन में पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर भी लाठियां चलाती है। आप बताइए कि आप कमल निशान के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सुबोध सिंह भारत माता के लाल को गोली मार देते हैं, और इतना ही नहीं करते, पूरा का पूरा थाना फूंक देते हैं। और हम पूछना चाहते हैं, जब आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो जिस सरकार के ऊपर, जिस कैबिनेट में ये जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को ठीक करने की और विकास की, उस कैबिनेट में 6 से ज्यादा, आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हो। जो सरकार कानून व्यवस्था की बात कर रही हो, 314 से ज्यादा विधायक अपराधी बैठते हो। हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि धनंजय सिंह जब क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं तो आप उनको संरक्षित करते हुए नजर क्यों आते हैं? ठीक है सर, बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं, आरोप आपने लगाए हैं, ठीक है। साक्षी महाराज चुनाव लड़ रहे होते हैं तो कुलदीप सिंह जैसे विधायक से आशीर्वाद लेने क्यों जाते हैं? ठीक है, पूछना चाहते हैं कि हाथरस की बेटी को न्याय कब मिलेगा? और अभी उसके बाद बुलंदशहर में हाथरस जैसा तरीका का जघन्य अपराध होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन नजर आती है। जवाब दीजिए। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हकीकत गिनवा रहे हैं, पार्टी के पेट में आईना दिखा रहे हैं सर आपके 5 साल के कार्य को। पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके प्रवक्ता से, बताएं कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सर, सुनिए तो सही, महिला क्यों नहीं हुई? ठीक है सुनिए, सुनते हैं प्रदीप सिंह, सुन लेते हैं। महिला मुख्यमंत्री का चेहरा इन्होंने क्यों नहीं दिया? ठीक है रमाकांत मिश्र, जल्दी से सर जवाब। शिल्पा जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल आप हमारे पर में उंगली उठाइए,
बिल्कुल आप हमारे ऊपर में प्रश्न लगाइए, प्रश्न करिए मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप में आपको जवाब भी दूंगा। आज अगर 2017 से पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश था, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वहां का अर्थव्यवस्था को लेकर के हो, आप देखते थे पुलिस प्रशासन कैसे एक मंत्री के भैंस जब चोरी हो जाता था तो उसके पीछे प्रशासन लगी रहती थी। भू माफियाओं को जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिलता था, आज हम भू माफियाओं से देखिए ना, कब्जा करके गरीबों के लिए हम वहां पर आवाज कर रहे हैं। आज में जो किसानों आप निश्चित तौर पर आप देखेंगे जिस तरह से अपराधियों को सर, मैंने आपसे और आपके कार्यकाल के बारे में सवाल किया था, आप पूर्ववर्ती सरकार पर चले गए। अरे पूर्ववर्ती सरकार को इसलिए तो जनता ने बेकार किया था ना, नहीं पसंद आया था, नहीं समझ में आया था। तो 2017 से पहले, ठीक है, 2017 में समाजवादी पार्टी का क्या नारा था? काम बोलता है, काम बोलता था, काम बोलता है, आप लोगों का यही तो नारा था। लेकिन क्या नारा हो गया? जनता ने काम बोलता तो है, ये बात तो हर सरकार कहती ही है, लेकिन वो काम क्या जनता तक पहुंचा नहीं पहुंचा ये जनता तय करती है। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द और बढ़ाएंगे चर्चा को आगे, करेंगे जानने की कोशिश कि फिर भाई वेस्ट यूपी में आखिरकार होने के वाला है, क्योंकि जो भी वेस्ट यूपी में होगा उसका एक बड़े स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा। हार जीत भी उसी के आधार पर तय होगी, इसीलिए एडी चोटी का जोर यहां पर तमाम दलों की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि कौन कितने पानी में ये जनता के मन में है और ये आने वाले वक्त में तय हो ही जाएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक, लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज अखाड़े में चर्चा हो रही है कि योगी के 9 वजीर विपक्ष को कर पाएंगे इस बार धराशाही, जैसा पिछली बार किया था। क्या इस बार भी इतिहास अपने आप को दोहराएगा? क्या इतिहास बीजेपी दोहरा पाएगी अपने लिए? क्या गठबंधन के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी बीजेपी? क्या वेस्ट यूपी में फिर से कमल खिला पाएगी बीजेपी? क्या गठबंधन बढ़ा पाएगा बीजेपी की मुश्किलें? आज इन तमाम सवालों के हम जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ लगातार एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए, पुष्पेंद्र यादव जी, इस बार जाटलैंड में कौन जीतने वाला है? किसका सिक्का चलने वाला है? और कितनी बड़ी चुनौतियां वहां पर आपके सामने, और क्या लग रहा है, क्या वहां जाटों के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर किसान आंदोलन की वजह से इस हद तक नाराजगी है कि एक तरफा वोट आप लोगों को मिल जाएगा आरएलडी के बूते? देखिए जी शिल्पा जी, चौधरी चरण सिंह जी हमारे बहुत, हमारी पार्टी उनकी नीति पे, उनकी आदर्श पे आज चलती आ रही है। चौधरी चरण सिंह जी के साथ से नेताजी के साथ उनका पहले भी गठबंधन रहा। हमारा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो इस बात को साबित करता है जाटलैंड में, क्योंकि अजीत सिंह जी, जयंत जी, ये सब नेता जाटलैंड के पूरे जाटों के नेता हैं और जाटों ने पूरा समर्थन हमेशा दिया है, सम्मान रखा है। और जयंत जी ने जो गठबंधन करा है वो अपने सबसे, पुष्पेंद्र जी स्लो फ्लो में आप बोल गए, जाटों के नेता है कि किसानों के? नहीं मैडम सुनिए, मैम सुनिए, राष्ट्रीय लोकदल जाटों की पार्टी है किसानों की? और जाट, पहली बात तो ये किसान की कोई जात नहीं है। मैंने जाटों की बात करी फिलहाल में, तो मुझे लगता है आपने जाटलैंड की बात करी, बाकी किसान तो हर वर्ग का है। और वहाँ का जो किसान है, आप लोग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा किसान है, उसके साथ तो ऐसा व्यवहार किया नहीं सर, पूरा टॉपिक पता था उनको। ठीक है, उनको अपनी बातें पूरा करने दीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए। इस बार यादव जी प्लीज टेक योर टाइम। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा वोट पड़ने वाला है। अच्छा। और आप मानिए 80% पे सपा गठबंधन है और 20% पे बाकी आप कुछ भी मान लीजिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक तरफा इस बार है, क्योंकि अखिलेश यादव जी, जैन चौधरी जी से जो आशा किसानों को, जाटों को, सभी भाईचारे की, हमारा नारा जो इस बार है, अब की बार भाईचारे की सरकार, हमारी भाईचारे की सरकार इन गुंडागर्दी सरकारों पे भारी पड़ेगी, इन ठोको नीति वालों पे भारी पड़ेगी, इन हत्यारों पर भारी पड़ेगी, किसानों के हत्यारों पर भारी पड़ेगी। इस बार इनको ईवीएम का बटन दबा के जो किसान, जो पश्चिम का उत्तर प्रदेश का जितना भी जो वोटर है वो इनको दिखाएगा इस बार। रमाकांत जी सुन रहे हैं आप? लाइनों में लगाया है, एक तरफा वोट इस बार सपा और आरएलडी को जाने वाला है, खास तौर पर जाटलैंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और आप लोगों की ठोको नीति के ऊपर इनका भाईचारा
इस बार कमाल करने वाला है, कमल के लिए जगह नहीं बचेगी। मैडम भाईचारा तो देखिए, जैसे भाईचारा तो हमें हमेशा ही बिल्कुल भरोसा है, फर्स्ट पे रहा है। ठीक है, रमाकांत जी जवाब दे। भाईचारा जो है, भाईचारे की जो बात है वो तो हम लोगों के अपने आदर्श हैं, और इन नीति वालों को समझ नहीं आएगा। मैडम सुनिए बात को, उनको समझ ही नहीं आएगा। जो उन्होंने आज तक जो है उन्होंने उसी प्रकार का शासन चलाया है, हिटलर शाही वाला, तो उनको कोई भाईचारे समझ नहीं आएगा। भाईचारा तो उनको समझ आएगा। चलिए, उनको आए ना आए, कम से कम जनता को अगर आता है तब जाकर आप लोगों का भला हो पाएगा, और अब उनको आता है नहीं आता है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल रमाकांत जी जवाब दीजिए। देखिए शिल्पा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमें पूरा भरोसा है जो कि 2014, 17 और 19 में जिस तरह से झोली भर करके हमें वोट दिया गया। देखिए, ये समाजवादी पार्टी तो यही वही पार्टी है ना जो आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाती थी, जो वहां के जो अपराधी थे उसको पूरी तरह से। अरे सुनिए, आप सुनने की भी क्षमता रखिए। आप लोग सुनने की क्षमता नहीं है आप लोगों में, आप लोगों को सुनने की क्षमता नहीं है। इसके बाद नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, जो कि आप अपने आप को पाक साबित मत रखिए। आप अपने ठीक है, प्लीज वन बाय वन। मैं सभी पैनलिस्ट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार एक एक करके बोलिए, अपनी अपनी टर्न में बोलिए प्लीज सर। सबको पता है। देखिए, सरकार से ज्यादा अन्याय शायद ही उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने किया होगा। अरे आतंकियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाते थे आप। अब क्या बात करेंगे आप क्या बात करेंगे आप? अपराधियों को किस तरह से आप राजनीतिक संरक्षण देते थे, क्या बात करेंगे आप? क्या है उसका जवाब आपके पास? क्या आप लोगों ने कोर्ट से गुहार नहीं लगाई थी? क्या कोर्ट से गुहार नहीं लगाई थी आप लोगों ने? कोर्ट से गुहार लगाई थी या नहीं? इसका क्या जवाब है आपको? मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड किसके राजनीतिक संरक्षण में हुआ, ये कौन जवाब देगा? अरे आप लोगों से अगर जवाब मांगना शुरू करूंगा ना तो प्लीज वन बाय वन, प्लीज वन बाय वन, मुझे वरना आप दोनों का वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। क्या रही है ये सबको पता है, देश की जनता को भी पता है और प्रदेश की जनता को भी पता है। इसलिए आप अपने आप को पाक साफ मत करिए। आप प्रदीप सिंह जी एक्सेप्ट करिए, स्वीकार ठीक है, प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। प्रदीप सिंह जी आप किसानों का प्लीज सर आगे बढ़ते हैं सर, और भी लोग जुड़े हुए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट उनकी भी बात आने दीजिए। प्रदीप सिंह जी, यहाँ पर बीजेपी दावा ठोक रही है किसानों पर जाटों पर, उधर सपा आरएलडी गठबंधन भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रही है, कह रही है कि भाई ये तो एक तरफा वोट इस बार पड़ने वाला है। कांग्रेस के इससे क्या आएगा फिर? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी साफ और स्पष्ट कहा कि पिछली बार भरपूर समर्थन और प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब पूछना चाहते हैं, जब किसान आपसे 3 काले कानून को रोकने की बात कर रहे थे तो आपने उन्हें आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, और जब वो लखनऊ कूच करने की बात कर रहे थे, योगी जी ने कहा क्या था, ये दिल्ली नहीं है जो लखनऊ है, हाथ पैर ठीक कर देंगे। ये बयान मुख्यमंत्री के होने चाहिए क्या? हम पूछना चाहते हैं कि 700 किसान जो शहीद हुए उन पर भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी क्या? हम पूछना चाहते हैं कि आप इतना ही नहीं, आप ये चुनाव सरसों के 5 रुपए के सरसों का 214 रुपए बड़े दाम पर होने जा रहा है। ये चुनाव 36 रुपए के दूध को 50 और 52 रुपए करने पर होने जा रहा है। ये चुनाव आटा जो 20 रुपए में छोड़ के गए थे, महंगाई का मसला उठा रहे जो सरकार ने कर दिया, ये इस पर होने जा रहा है। ये अरहर की दाल 74 रुपए जो छोड़ के गए थे, 150 160 रुपए पे होने जा रहा है। तो आप ये बताएं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट, वहाँ का किसान कांग्रेस पर किस दम पर विश्वास करे? होने जा रहा है कांग्रेस पर कैसे विश्वास करे वो? सर ये बताइए, आप छोड़ दीजिए बीजेपी ने क्या नहीं किया, जनता पर छोड़ दीजिए, कांग्रेस क्या करने वाली है जरा ये बताएं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और कोरोना काल का कर्जा का पूरा बकाया साफ करेंगे, तो किसान इसलिए विश्वास करता है। जब किसान सड़कों पे था तो हमने एक प्रमुख विपक्ष की हैसियत से, एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से हमने न सिर्फ सरकार को आईना दिखाया, बल्कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जेल गई थी, हमारे अध्यक्ष अजय कुमार जी लल्लू जेल गए थे। पट्टा परसों से लेकर लगातार अगर किसानों की लड़ाई कोई लड़ता नजर आया है तो श्री राहुल गांधी जी लड़ते नजर आए, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल का मामला रहा हो, चाहे किसानों के आंदोलन की बात रही हो। निश्चित तौर पर हमने सड़क पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा है, लेकिन लड़ाई लड़ी है। हमें विश्वास है किसानों का भरपूर प्यार। चलिए देखते हैं सर, आपका ये विश्वास किस हद तक किसानों तक पहुंच पाता है और उनका कितना विश्वास आप लोगों को मिल पाता है। ठीक है, चल सन्यासी मंदिर में। चलिए ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, वैसे तो आरएलडी
जाटों की पार्टी या फिर जाटों का एक तरफा वोट हमेशा से आरएलडी की तरफ जाता रहा है। एक अच्छी खासी मजबूत पकड़ आप लोगों की जाट वर्ग पर रही है। बहुत सारे कारण है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं। लेकिन 14 में, 17 में, 19 में क्यों छुटक गया ये वोट बैंक आपसे, या क्यों नाराजगी जाटों के बीच आरएलडी को लेकर इस हद तक उभरी कि एक तरफा वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया? और अब उसी नाराजगी को आप लोग को क्या लग रहा है, किस विश्वास पर आप ये कह रहे हैं कि इस बार नाराजगी दूर हो गई और पूरा का पूरा किसान वर्ग, जाट वर्ग हमारी तरफ है? किस बिना पर सर? शिल्पा जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि राष्ट्रीय लोकदल जाटों की पार्टी नहीं, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, कमेरा वर्ग की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है। तो मैं आपको पहले तो एक करेक्ट कर दूं, राष्ट्रीय लोकदल किसी जाति की पार्टी नहीं है। हमारे नेता जरूर जाट समाज से आते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक लेबल लगाना चाहती है हमारी पार्टी के ऊपर कि हम जाटों की पार्टी हैं। मुझे मत सिखाइए सर, मैं खुद एक जाट हूं और वहां पर किसान की उस पूरी बेल्ट में, जाटों की उस पूरी बेल्ट में सर जाटों की उस पूरी बेल्ट में क्या कुछ आप लोगों का दबदबा रहा है, इस वर्ग पर कितना प्रभाव रहा है अजीत सिंह के समय से, चौधरी चरण सिंह के समय से, सर मैं जानती हूँ। इसलिए मूल प्रश्न पर आते हैं कि अब ये जो वर्ग आपसे छिटक गया था, इस बात को तो मानेंगे ना आप, इस बात को तो मानेंगे ना सर आप कि जाट वर्ग छिटक गया था आपसे, अब कैसे वो आप पर विश्वास करें? आप मुझे ये बताइए। बोलने देंगी? बोलिए सर, टेक योर टाइम नाउ, मुझे स्टार्ट। आप जाट समाज से आती हैं तो आपके परिवार में क्या होता है? खेती किसानी होती है कि नहीं होती है? अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती है तो आपके परिवार में खेती किसानी होती है ना? बिल्कुल। आपको गन्ने का पेमेंट मिल गया क्या? गन्ने का पेमेंट हो गया आपका 14 दिन में? भुगतान हुआ 14 दिन में आपका? तो आप बताइए ना सर। ठीक है, अगर आपको यह लग रहा है कि बीजेपी की नाराजगी आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट बनेगी, तो मैं आपसे यह जानना चाह रही हूं कि क्या वो नाराजगी इस हद तक आप दूर कर पाएंगे? आप लोगों पर विश्वास कैसे करें? ऐसे तो अगर आप लोग भी आ गए, चलिए ठीक है, गठबंधन जीत गया, उसके बाद भी क्या गारंटी है कि हो जाएगा? देखिए, निरंतर हमने किसानों की सेवा करने का काम किया है, निरंतर हमने किसानों के हित के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 3 काले कृषि कानून लेके आए थे ये, और 700 किसानों की शहादत हो जाने के बाद आज तक इनकी किसी बड़े नेता की संवेदना नहीं व्यक्त की है इन्होंने किसी भी किसान के प्रति। इन्होंने वादा किया था जब किसान आंदोलन खत्म हो रहा था कि हम टेनी जी को पद से हटाएंगे, किसानों को मुआवजा देंगे, किसानों के परिवार को, जो 700 किसान शहीद हुए उनके परिवारों को मुआवजा देने की इन्होंने बात की थी, और एमएसपी के ऊपर कमेटी गठित करने की बात की थी, पर इन्होंने एक भी काम नहीं किया। 31 जनवरी को किसानों ने विश्वासघात दिवस बनाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को वादा किया था 2014 में, 2017 में कि 14 दिन में गन्ना किसान का भुगतान करेंगे, पर सच्चाई आप भी जानती हैं, आप तो जाट समाज से आती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती है, आपके परिवार का खुद 14 दिन में पेमेंट नहीं हुआ। आपके परिवार का खुद अगर 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ, आपको वादा किया गया था कि ब्याज का पेमेंट किया जाएगा, पर आपको किसी भी तरीके का ब्याज का पेमेंट नहीं किया गया गन्ने के साथ, गन्ने के भुगतान के साथ, तो आप ठगा महसूस करेंगी ना शिल्पा जी। और इसीलिए आरएलडी और सपा के साथ जाट वर्ग जाने वाला है, ये विश्वास जता रही है दोनों के दोनों। कौशिक साहब भी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रमाकांत किसान वर्ग, आप लोगों ने शिल्पा जी किसान वर्ग, किसान हमारे साथ है पूरी तरीके से, क्योंकि वहां पे 36 बिरादरियां हैं और 36 की 36 बिरादरियां किसान। आप नहीं थोड़ा सा मैं रोकूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी, गरीबों की पार्टी है। अरे सुन लीजिए ना अग्रवाल साहब, अरे सुन लीजिए अग्रवाल साहब, सुन लीजिए, आपको सुना गया ना, सुन लीजिए ना। अरे सुन लो, अरे सुनील कौशिक जी सुन लो पहले, आपको तो अरे मैंने आपकी बात सुन ली ना, अरे भाई मैंने सुन ली ना आपकी बात, सारे लोगों ने सुन ली। एक छोटा सा सवाल है मेरा, आप किसानों की पार्टी कह रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जब मिलें बंद हुई तो लोकदल ने आंदोलन किए थे क्या, ज्ञापन दिए थे क्या? और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अखिलेश यादव जी से मिलकर कितनी बार उनको मिलों को चलाने की बात आप लोगों ने कही। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ आप केंद्र सरकार में मंत्री बने बैठे रहे, आप किसान मंत्री बनते ना, किसानों के कृषि मंत्री बनते ना, उड्डयन मंत्रालय से लोकदल का क्या लेना देना था? आप सत्ता के भूखे नहीं रहे हैं क्या? आप किसानों की बात करते हैं आप बार बार, और एमएसपी पे आपने कौन सा आंदोलन करके मनमोहन सिंह सरकार को घेरने का काम किया? जब आप सत्ता में थे तो एमएसपी को लेकर के आपने कोई आंदोलन किया क्या? कांग्रेस सरकार को घेरा क्या आपने? अब आपको अब आरोप लगा दोगे तुम तो सवाल कर लिए जाएंगे। तो सवाल सुन लिया महाराज,
ठीक है। अरे रोहित डांस क्यों अग्रवाल कर रहे जी, हो भाई? टेक योर टाइम। आपका डांस देखते सर लहजे में रोहित अग्रवाल जी प्लीज पर्सनल अटैक नहीं सर, डांस मत करो भाई। सवाल का जवाब से दीजिए, पर्सनल अटैक नहीं। नहीं, अरे मैडम तो आप सवाल का जवाब तो लेंगे तब तो मैं दूंगा ही। डांस कर रहे हैं, सवाल का जवाब मुद्दे तो ले पर लें। ठीक है, बोलिए। मायावती जी की सरकार में जब पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मिलें बंद हुई थी या प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तो राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर उसका विरोध किया था। निरंतर हमने उसका विरोध किया था। समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के अंदर गन्ना किसानों का 95 रुपए बढ़ाने का काम किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और जब हम उद्यान मंत्री थे तो महाराज आज अपनी ज्ञान बढ़ा लो और दोबारा मुझको ये सवाल मत पूछना। तब चौधरी अजीत सिंह जी ने वहां पे, जब हम उद्योग मंत्री थे उस समय चीनी मिलों का दायरा घटा के 15 किलोमीटर करने का काम किया था। मतलब जब हम उद्योग मंत्री भी थे ना, तब भी हम किसानों के ही बारे में और उड्डयन मंत्री थे तब क्या किया आपने? नहीं, वो तो मुझे भी पता है, मुझे ज्ञान बढ़ाने की क्या बात कर रहे हो? उड्डयन मंत्रालय से किसान नेता का क्या लेना देना था? उड्डयन मंत्रालय से किसान नेता का क्या लेना देना था? अरे बता तो आप भाजपा की सरकार में भी रहे, कांग्रेस के सरकार में भी आप रहे। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आप कांग्रेस की सरकार में, भाजपा की सरकार में आपके नेता मंत्री रहे। भैया तो सुन तो लो जी। अरे तो महाराज इतना असहज क्यों हो रहे हो? सर, तो जल्दी से बोलिए, ज्ञान बढ़ाने की बातें मत करो। डांस देखने नहीं आया हूँ, सुनो तो। अरे तो महाराज और ज्ञान बढ़ा रहा हूं ना आपका। अब बताता हूँ आपको उद्यान मंत्री में क्या किया हमने। उद्यान जब हम मंत्री रहे तब, अरे मैं उड्डयन मंत्री की बात पूछ रहा हूं, तब उद्यान मंत्रालय के आप ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब उड्डयन मंत्री आप केंद्र में रहे तो क्यों रहे? आप कृषि मंत्री क्यों नहीं रहे? कृषि मंत्री की मांग क्यों नहीं की आपने? अरे भैया, अच्छा क्या हम ठेका लिया है क्या? हमने की आप बताओगे हम क्या? अरे किसानों के, अभी आप कह रहे हो हमारी किसानों की पार्टी है, किसानों की सुनती है। ज्यादा किसानों की पार्टी है। अरे सर, आप कह रहे हैं किसानों की पार्टी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। मैंने तो अजीत सिंह को कभी नहीं देखा, मनमोहन सिंह को या कांग्रेस सरकार को ज्ञापन देते हुए किसानों की एमएसपी पर रेट की बात करने के लिए। और कांग्रेस की सत्ता में आप रहे, जो कमेटी 2006 में बनाई गई, 2006 में बनाई गई, जिसका 2013 में रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट किसी को कुछ समझ नहीं। रोहित अग्रवाल जी, करने का प्रयास। रोहित अग्रवाल जी 20 सेकंड आपके पास, कंप्लीट योरसेल्फ। ठीक है रोहित अग्रवाल जी 30 seconds you are having, please complete yourself sir। हाँ तो अब मुझे ये बोलने थे तब। नहीं, everyone is listening। कंप्लीट। अब इनको कहिए थोड़ी देर शांत बोलिए, सुनने की भी तो सहनशीलता रखिए। मुझे पता है इनको जाके वीडियो क्लिप भेजनी है काट के भारतीय सर मुद्दे पर आइए सर प्लीज। आप फिर से पर्सनल अटैक पर आ गए हैं। जितना लोकदल में तुमने राजनीति नहीं की होगी। अरे सुन लो यार, जयंत जी को और अजीत सिंह तो नहीं रहे दुनिया में, पूछ लेना मेरे बारे में कितने संबंध रहे। नहीं, आप ये मत कहो राष्ट्रीय लोकदल से ये है, ये मत कहिए आप, ये मत कहिए रोहित जी, आप ये व्यक्तिगत मत हुई। आप कितने बड़े नेता हैं मुझे पता है आपको। चौधरी अजीत सिंह जी जानते हो। रोहित अग्रवाल जी मैं आपसे मुझे पता है सब, मुझे सब पता है। बीजेपी में विलय होते होते कैसे रुका था मुझे मत बताइए आप ये सारी चीजें। क्या बीजेपी में विलय रहने के लिए आपने क्या शर्तें रखी थी मुझे मत बताइए आप। कांग्रेस के साथ आप कैसे गए थे मुझे मत बताइए आप सारी चीजें। समय की कमी है, आप बैठे होंगे मैं ठीक बात है। सबसे पहले प्रदीप सिंह फाइनल कमेंट आपका। कांग्रेस की स्थिति, मजबूत पोजीशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, किसानों की बेल्ट के अंदर, जवाब आपका जल्दी से फाइनल कमेंट। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने, नौजवानों ने तय कर दिया है, मुद्दा जिन्ना नहीं गन्ना होगा, मुद्दा बेरोजगारी होगा, मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन होगा रोजगार के लिए। ठीक है, तो ये मुद्दा होगा और योगी की भाषा होगी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का बहिष्कार होगा। 10 मार्च को एक गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। ठीक है, पुष्पेंद्र यादव जी जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। वेस्ट यूपी में क्या होने वाला है? नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक। ओनली अखिलेश आरएलडी गठबंधन सरकार बना रहा है। इस बार जो है जितने भी अत्याचार किसानों पे, नौजवानों पे, स्टूडेंटों पे जो हुए हैं, उनका बदला, उनका हम बेटा बन के, उनका भाई बन के, उनका दोस्त बन के हम गठबंधन की सरकार, उन सबका बदला हम लोग लेंगे। बिल्कुल तय हो चुका है, समाजवादी गठबंधन सरकार बन रही है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं। ठीक है, दो राय नहीं है, एक तरफा वोट की बात कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी जाते जाते आपका फाइनल कमेंट। ठीक है सर, रोहित अग्रवाल जी। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये जनता वोट देने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर, झोले को भर के भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता विदा करने का काम करेगी। ठीक है।
बोरिया बिस्तरा समेटने को कह रहे हैं रमाकांत मिश्र, फाइनल कमेंट आपका। कह रहे हैं कि तैयारी कर लीजिए यहां से बोरिया बिस्तरा उठाकर जाने की, क्योंकि अब बीजेपी पर दोबारा से प्रदेशवासी विश्वास नहीं करने वाले हैं और 5 साल आप लोगों को भुगत लिया है, भारत लिया है, अब विश्वास नहीं हो पाएगा। जवाब आपका, किस दम पर आप वापसी करेंगे? प्रदीप जी को मैं बताना चाहूंगा, जो कि 10 साल में 90% जो चुनाव हार चुकी पार्टी वो हमें सबक दिखा रही है। समाजवादी पार्टी ने भी ठेका ले रखा है किसानों का, और राहुल ने भी ठेका ले रखा है किसानों का। तो इसीलिए मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, ठेका न ले किसी का। जब हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, प्लीज दिस इज फाइनल कमेंट वन बाय वन। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज डोंट इंटरप्ट सर। पुष्पेंद्र जी, प्रदीप जी, प्लीज। किसी का ठेका लेकर, रमाकांत जी, ठेका लेकर के नहीं चलेंगे। कांग्रेस पर ब्लेम लगाने के लिए मैंने नहीं कहा था सर, आरोप प्रत्यारोप पे मैंने आपसे सवाल नहीं किया था। मैंने फाइनल कमेंट में आपसे पूछा था कि इन 9 मंत्रियों के दम पर क्या लग रहा है, क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी अपने विकास के दम पर, अपने कामकाज के दम पर बीजेपी वापसी कर पाएगी? रमाकांत जी, इसका भी ध्यान रखिए। रमाकांत जी, प्रदेश की जनता ने क्या आपका कामकाज इतना सशक्त है? विकास ही हमारा एजेंडा है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हमारा मूल मंत्र है। और इसी मूल मंत्र के आधार पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका सर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या परिस्थितियां लेकिन इस तरफ इशारा करती है, ऐसी कोई तस्वीर पेश करती है, या फिर विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है? नहीं देखो शिल्पा जी, ये तो जनता को निर्णय करना है कि आखिर में बहुजन समाज पार्टी की, समाजवादी पार्टी की और भाजपा की सरकारें रह ली हैं। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय हो या अन्य समुदाय रहे हों, या जो राजनीति दल कर रहे हैं, अब ये जनता को निर्णय करना है कि तीनों सरकारें देख ली हैं, तीनों सरकारों को तुलनात्मक अध्ययन करेगा। मुझे लगता है उसी आधार पर 2022 में वोट करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो वेस्ट यूपी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कमल खिल पाएगा या फिर हैंडपंप और साइकिल का गठबंधन इस बार कमल को जड़ से उखाड़ फेंकेगा? जनता के हाथ बात है, करना होगा इंतजार। फिलहाल दावे और कोशिशें हर दल की तरफ से यथासंभव हो रही है। अब किस हद तक इन दलों की बातें लोगों के दिलों तक पहुंच पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिलों तक पहुंचेगी तभी वो वोट में तब्दील हो पाएगी, वोट में तब्दील हो पाएगी तभी उनकी बात सच बन पाएगी और सत्ता पर वो काबिज हो पाएंगे। और उसके बाद फिर देखना होगा क्या जो वादे किए थे वो फिर पूरे हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।